आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन की वो चीज जिसके लिए वो लोग हमेशा लड़ते हैं। हाँ सही सोच रहे हो, मैं एनर्जॉन की बात कर रहा हूँ कि आखिर एनर्जॉन है क्या और कितने एनर्जॉन से और उन सभी एनर्जॉन्स का यूज किया है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आखिर ट्रांसफॉर्मर सीरीज में कितने सारे एनर्जॉन से और उनका यूज किया है और वो किस काम पे आते हैं। मतलब इस वीडियो में बेसिकली आपको सारे एनर्जॉन्स के बारे में पता चलने वाला है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है जो ट्रांसफॉर्मर्स के फैंस है, इसलिए जल्दी से आपके वेट को खत्म करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक एनर्जॉन से इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि ये सब स्टार्ट वहीं से हुआ था। बेसिक एनर्जॉन ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स है सभी का फ्यूल होता है और ये हमेशा हमें ब्लू कलर का देखने को मिला है। बट आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लू एनर्जॉन में भी हमें बहुत टाइप्स के ब्लू एनर्जॉन देखने को मिले हैं, जैसे कि रॉ एनर्जॉन फॉर्म हो गया, रिफाइंड एनर्जॉन हो गया, क्यूब एनर्जॉन फॉर्म हो गया या फिर कंप्रेस ब्रिक एनर्जॉन हो गया। तो ये सारे तो हमें बेसिक एनर्जॉन के अंदर ही इतने सारे देखने को मिल गए। आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने जितने भी एनर्जॉन के टाइप्स बताया सब एक दूसरे से बहुत अलग है। जैसे कि जो रॉ एनर्जॉन होता है वो बिल्कुल स्टोन जैसा लगता है जिसको माइनिंग करके निकाला जाता है और ये एक अनप्योर एनर्जॉन है। अगर कोई बॉट्स अगर इसको कंज्यूम कर लेता है तो उसके लिए बहुत डेंजरस होता है। इसीलिए रॉ एनर्जॉन को आपने किसी भी ऑटोबॉट या फिर डिसेप्टिकॉन को डायरेक्ट खाते हुए नहीं देखा क्योंकि ये उनके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद हमें रिफाइंड एनर्जॉन देखने को मिलता है जो कि रॉ एनर्जॉन का ही एक और रिफाइंड फॉर्म है। जब भी यार बॉट्स को जब रॉ एनर्जॉन मिलता है तो पहले वो उसको रिफाइन करते हैं और वो उसको इस स्टेज में लेके आते हैं जिससे वो उसको कंज्यूम कर सके। ये जो रिफाइंड एनर्जॉन होता है इसको कंज्यूम करने से किसी बॉट्स को कुछ भी नहीं होता। इसको ये लोग डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं और इसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं अपने बॉडी में। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में जितने भी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन है वो ज्यादातर इसी मेथड का यूज करते हैं और ये जो एनर्जॉन होता है ये लिक्विड फॉर्म एनर्जॉन होता है। इसको दो तरीके से यूज करा जाता है, ये फ्यूल और हीलिंग दोनों के काम आता है। और ये हमने देखा भी जब भी कोई ऑटोबॉट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो उसको हीलिंग के लिए ये एनर्जॉन का यूज करा जाता है। उसके बाद हमें एनर्जॉन क्यूब्स भी देखने को मिले। रॉ एनर्जॉन को क्यूब में भी चेंज करा जाता है। इस क्यूब एनर्जॉन को भी डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये भी रिफाइंड एनर्जॉन होता है। हमने यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में बहुत बार बड़े बड़े ये क्यूब जैसे एनर्जॉन्स को देखा है, वो बेसिकली यही होते हैं और इस क्यूब एनर्जॉन को बेसिकली वो लोग स्टोरेज के लिए यूज करते हैं जिससे वो अच्छे से एनर्जॉन को स्टोर करके रख सके। जब यार उनको एनर्जॉन की जरूरत पड़ती है और उनके पास एनर्जॉन नहीं होता तो ये वही क्यूब को निकालते हैं और इसको कंज्यूम करते हैं। ये सारे बॉट्स के पास होता है, डिसेप्टिकॉन और ऑटोबॉट्स दोनों के पास। उसके बाद हमें कंप्रेस ब्रिक्स भी देखने को मिला है। ये सेम हमारे एनर्जॉन क्यूब जैसा ही है, बस में थोड़ा सा फर्क है। जो हमने एनर्जॉन क्यूब देखा वो किसी भी चीज से कवर नहीं होता, पर ये जो एनर्जॉन है इसको कवर करके लेके जाया जाता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब भी एनर्जॉन के ऊपर एक हल्की सी चिंगारी पड़ती है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। जब भी यार एनर्जॉन को कहीं पर ट्रैवल करवाना रहता है या उसको कहीं प्रोटेक्ट तरीके से रखना है तो उसके ऊपर हमने एक देखा मेटल का केस होता है। तो ये बेसिकली यही होता है कि जिससे एनर्जॉन है ना प्रोटेक्ट तरीके से रहे, उसके ऊपर कोई भी चिंगारी वगैरह अगर हल्का फुल्का लगे तो वो उसे प्रोटेक्ट कर ले। ये जो मेटल जैसा केस है वो बेसिकली एनर्जॉन को प्रोटेक्ट रखता है। उसके बाद हमें डार्क एनर्जॉन देखने को मिला है। इसको आप लोग एक डेंजर एनर्जॉन भी कह सकते हो। डेंजर में क्यों बोल रहा हूँ आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि डार्क एनर्जॉन है क्या और ये कहां से आया। डार्क एनर्जॉन एक ऐसे टाइप का एनर्जॉन है जिसके अंदर इतनी पावर्स होती है कि किसी भी मरे हुए बॉट्स को जिंदा कर सके और डार्क एनर्जॉन से जिंदा किए हुए जितने बॉट्स रहते हैं वो सारे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। एक ज़ॉम्बी ऑटोबॉट और मेगाट्रॉन ने एक बार इसकी आर्मी भी रेडी करी थी। हम लोग ने देखा था ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में मेगाट्रॉन ने डार्क एनर्जॉन की हेल्प से एक ज़ॉम्बी टेराकॉन्स की टीम को रेडी करा था, बट उसका वो मिशन का ऑटोबॉट फेल कर देते। पर आप लोगों ने सोचा है कि क्या होगा अगर डार्क एनर्जॉन को किसी जिंदा ऑटोबॉट के ऊपर ट्राई करा जाए तो, क्योंकि मरे हुए ऑटोबॉट्स को जिंदा कर देता तो जिंदा बॉट्स का क्या होगा। तो अगर कोई जिंदा ऑटोबॉट अगर डार्क एनर्जॉन को कंज्यूम करता है तो देखो उसके पास पहले तो बहुत ज्यादा पावर्स आ जाएगी, पर उसमें एक फॉल्ट है कि सारे लोग डार्क एनर्जॉन की पावर को संभाल नहीं सकते। कुछ बहुत ही पावरफुल जो बॉट्स है वही डार्क एनर्जॉन की पावर्स को संभाल सकते हैं। अगर किसी नॉर्मल ऑटोबॉट्स को अगर डार्क एनर्जॉन दे दिया जाए तो उसकी धजिया उड़ जाएगी। डार्क एनर्जॉन इतना खतरनाक है कि इसके कांटेक्ट पे ही आने से ऑटोबॉट्स की तबीयत खराब होने लगती है। जब आरसी के ऊपर थोड़ा सा डार्क एनर्जॉन लगा तो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। और ऐसा नहीं ये सिर्फ आरसी के साथ हुआ है, ऐसा बल्कहेड के साथ भी हुआ है। जब ऑप्टिमस प्राइम, मेगाट्रॉन और सारे ऑटोबॉट्स मिलकर यूनिक्रॉन को खत्म करने गए थे, वो उसके स्पार्क को खत्म करने गए थे तो वहां पर काफी सारा डार्क एनर्जॉन था जिसके इफेक्ट से बल्कहेड का सर घूमने लगा था और वो गिर भी गया था। इससे समझ पड़ता है कि डार्क एनर्जॉन के पास ज्यादा देर रहने से ऑटोबॉट्स की हालत खराब होने लगती है। इसलिए तो मैंने बोला सारे बॉट्स इसको संभाल नहीं सकते। कुछ जो पावरफुल बॉट्स है वही इस डार्क एनर्जॉन को संभाल सकते हैं, जैसे कि मेगाट्रॉन हो गया। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्टार स्क्रीन ने भी तो अपने बॉडी में डार्क एनर्जॉन को डाला था, तो क्या वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या वो मेगाट्रॉन जितना स्ट्रॉन्ग है? तो बिल्कुल भी नहीं। देखो जब भी कोई डार्क एनर्जॉन को अपने बॉडी में डालता है तो उसका इफेक्ट तुरंत नहीं होता, कुछ देर बाद होता है। स्टार्टिंग में कोई भी जब डार्क एनर्जॉन को अपने बॉडी में डालता है तो वो एक्टिव हो जाता है और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसका असर धीरे धीरे उसके बॉडी में थोड़ी देर बाद होने लगता है। हम लोग ने देखा जब स्टार स्क्रीन अपने बॉडी में डार्क एनर्जॉन डाला तो स्टार्टिंग में तो वो एक्टिव हो गया, पर उसके बॉडी में अच्छे से वो डार्क एनर्जॉन फैलने में टाइम लगता है। उससे पहले उसने डार्क एनर्जॉन को अपने बॉडी से निकाल दिया, इसलिए वो अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाया। नहीं तो यार आप ही सोचो स्टार स्क्रीन कहां डार्क एनर्जॉन को संभाल पाता। उसको संभालने में तो मेगाट्रॉन की भी हालत खराब हो गई थी। डार्क एनर्जॉन इतनी खतरनाक चीज है, अगर वो किसी के बॉडी में है और अगर उसको संभाल नहीं पा रहा है
तो कुछ टाइम बाद जब वो उसकी बॉडी में फैलने लग गया तो उसकी डेथ भी हो जाएगी। वो इतनी पावरफुल चीज है, अगर कोई डार्क एनर्जॉन को यूज करता है और वो उसको संभाल लेता है तो उसको इंसेन पावर मिलती है। वो यूनिक्रॉन से जुड़ जाता है, इसलिए जो भी इस चीज को कंज्यूम करता है वो यूनिक्रॉन से जुड़ जाता है और उसके कंट्रोल में आ जाता है। एक तरीके से तुम उसका गुलाम कह सकते हो। यूनिक्रॉन उसको ऑर्डर्स देता है कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। ऐसा मेगाट्रॉन के साथ भी हुआ था। मेगाट्रॉन जो कि इतना पावरफुल था, जो कि किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, पर कुछ टाइम के लिए उसको यूनिक्रॉन के भी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा था। ये इतना खतरनाक एनर्जॉन है। उसके बाद जो हमें एनर्जॉन देखने को मिलता है वो होता है सिंथेटिक एनर्जॉन। सिंथेटिक एनर्जॉन जो कि ग्रीन कलर का एनर्जॉन होता है और ये हमें फर्स्ट टाइम तब देखने को मिलता है जब एक कंटेनर की पूरी एनर्जी बल्कहेड के सर के अंदर आ जाती है और उस टाइम बल्कहेड को सिंथेटिक एनर्जॉन का फॉर्मूला मिल जाता है और वो हर जगह उस फॉर्मूला को लिखने लग जाता है। इसके मदद से ऑटोबॉट सिंथेटिक एनर्जॉन बना सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली बल्कहेड के सर से वो हाफ फॉर्मूला कंप्लीट करता है, तभी वो उसके सर से निकल जाता है। उसके बाद रैचिड उस हाफ सिंथेटिक एनर्जॉन के फॉर्मूला को ही लेता है और उसको पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करता है। रैचिड ने एक फॉर्मूला रेडी किया था और उसको लग रहा था ये शायद पूरा कंप्लीट हो गया है, पर ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ये एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला था। रैचिड ने इसका एक सॉल्यूशन बनाया भी था और उसको लग रहा था ये पूरा कंप्लीटेड है, पर ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन था। पर जो भी बोलो, सिंथेटिक एनर्जॉन वर्क तो प्रॉपर कर रहा था। रैचिड ने जब सिंथेटिक एनर्जॉन को अपने बॉडी में डाला तो उसको एक पावर बूस्ट मिलता है और उसको कंज्यूम करने के बाद रैचिड इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने अकेले ही बहुत सारे डिसेप्टिकॉन से फाइट करा और सिर्फ फाइट ही नहीं, उनको डिफीट भी करा। और हमने ये भी देखा कि उसने ब्रेक डाउन को भी डिफीट कर दिया था। वो अपने अंदर इतनी पावर महसूस कर रहा था। बट सिंथेटिक एनर्जॉन को पूरे कंप्लीट नहीं होने की वजह से हमने देखा कि इसका एक साइड इफेक्ट भी था। रैचिड ने जैसे ही सिंथेटिक एनर्जॉन अपने बॉडी में डाला, हमने देखा कुछ देर बाद ही उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा सभी पे। इस टाइम ये इतना गुस्से वाला ऑटोबॉट हो गया था कि किसी की बात नहीं सुना था और सभी ऑटोबॉट्स को टोंट मार रहा था और यहाँ तक कि इसने ऑप्टिमस की भी बात नहीं सुनी। जब ऑप्टिमस ने उसको बोला कि तुम बेस पे जाओ तो उसने ऑप्टिमस की बात नहीं सुनी और वो चला गया मेगाट्रॉन से फाइट करने के लिए। तो उस टाइम सिंथेटिक एनर्जॉन का एक साइड इफेक्ट पता चला, जब भी कोई बॉट्स इसको कंज्यूम करता है तो वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जब वो मेगाट्रॉन से फाइट करने गया और जब मेगाट्रॉन ने इसको बराबर धोया तब जाके उसका सिंथेटिक एनर्जॉन निकलता है, तब जाकर रैचिड नॉर्मल हुआ था। बट ऐसा नहीं कि सिंथेटिक एनर्जॉन कंज्यूम करने से ऐसा होता ही है, वो तो इनकम्प्लीट था, इस वजह से इसका ये साइड इफेक्ट हुआ। उसके बाद हमें एक ऐसा एनर्जॉन देखने को मिलता है, ना तो उसको ऑटोबॉट्स अपने बॉडी में डालना पसंद करते हैं, ना तो डिसेप्टिकॉन। वो इतना जहरीला एनर्जॉन है और वो है टॉक्सिन। इसके कांटेक्ट में आने से ही ऑटोबॉट्स या डिसेप्टिकॉन्स की हालत खराब होने लग जाती है। ये इतना जहरीला है। इसको फर्स्ट टाइम हमें तब दिखाया गया था जब ऑप्टिमस प्राइम ने ऑटोबॉट्स को और मेगाट्रॉन ने डिसेप्टिकॉन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रैलिक लाने के लिए भेज दिया था। तो एक रैलिक में टॉक्सिन होता है। ये इतना जहरीला एनर्जॉन है कि इसके कांटेक्ट में ज्यादा देर रहने से ऑटोबॉट्स की डेथ भी हो सकती है। और जब बल्कहेड ने इसको ज्यादा देर अपने पास रखा तो हमने देखा उसकी भी हालत खराब हो गई थी। वो काफी ज्यादा वीक होने लगा था और एक टाइम तो हमने ये देखा कि वो इतना वीक हो गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बल्कहेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑटोबॉट है, इसलिए उसने कैसे ना कैसे करके उस टॉक्सिन को बर्दाश्त कर लिया। बट अगर कोई और होता तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी देर तक इसको बर्दाश्त कर पाता। और ये चीज मैं देखा भी था, जब बल्कहेड ने टॉक्सिन को एक इंसेक्टिकॉन के ऊपर फेंका तो उसकी कुछ देर में ही हालत खराब हो गई, पर बल्कहेड ने तो इतने देर तक होल्ड करके उसको रखा था। उसने तुरंत अपने बॉडी से उस टॉक्सिन को हटाया, नहीं तो वो बचता भी नहीं मेरे ख्याल से। ये इतना जहरीला पावरफुल टॉक्सिक एनर्जॉन है। एक बार मेगाट्रॉन ने साइबरट्रॉन में इसका यूज करा था। जब उसको सारे ऑटोबॉट्स को रोकना था तो उसने टॉक्सिन का यूज किया और सारे ऑटोबॉट्स के ऊपर ये फेंक दिया और कुछ मिनट्स में ही सारे ऑटोबॉट्स खत्म हो गए। ये इतना जहरीला एनर्जॉन है। उसके बाद हमें एक सबसे ताकतवर एनर्जॉन देखने को मिलता है, जिसको लेने के बाद ऑटोबॉट्स की 100 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाते हैं, और वो है रेड एनर्जॉन। ये फर्स्ट टाइम रैफ को पता चलता है, इसलिए रैफ सारे ऑटोबॉट्स को बताता है और जितने भी ऑटोबॉट्स है सब उस रेड एनर्जॉन को लेने जाते हैं। बट वहां पर स्टार स्क्रीम आ जाता है उनको रोकने के लिए, पर स्टार स्क्रीम के पास उस टाइम एपेक्स आर्मर था, इसलिए वो उन सारे बॉट्स को अकेले रोक लेता है। उस टाइम आरसी, बम्बलबी, ऑप्टिमस तीनों मिलके भी स्टार स्क्रीम को नहीं रोक पा रहे थे। वो इतना पावरफुल हो गया था क्योंकि उसके पास एपेक्स आर्मर था। उस टाइम अगर स्मोक स्क्रीन नहीं होता तो शायद स्टार स्क्रीन पूरे रेड एनर्जॉन को अपने पास लेके चल जाता। स्मोक स्क्रीन ने फेस शिफ्टर का यूज करके स्टार स्क्रीन को सबसे पहले एपेक्स आर्मर से दूर करा। उस टाइम हमने देखा कि स्टार स्क्रीन को जब रेड एनर्जॉन नहीं मिला तो उसने पूरा रेड एनर्जॉन पे ही शूट कर दिया, पर उसका एक छोटा टुकड़ा बच जाता है जिसको स्टार स्क्रीन लेके भाग जाता है। उस छोटे से रेड एनर्जॉन के फॉर्म को ही हमने देखा स्टार स्क्रीन पहले रिफाइंड फॉर्म में लेके आता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, उसके बाद वो उसको कंज्यूम करता है। और रेड एनर्जॉन को कंज्यूम करने की वजह से स्टार स्क्रीन बहुत ज्यादा ताकतवर तो हो ही गया था और उसकी स्पीड 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि उसको कोई भी ऑटोबॉट नहीं देख पाता। और स्टार स्क्रीन ने इस चीज का यूज भी करा, उसने ऑटोबॉट को पागल बनाया और उनके बेस में जाता है और वो जितने भी ओमेगा कीज थे सारे को चोरी कर लेता है। उसकी इतनी स्पीड बढ़ गई थी उसको कोई भी ऑटोबॉट देख नहीं पाया, जितने भी ऑटोबॉट से कोई भी उसको देख नहीं पाता, इसलिए वो सारे ओमेगा की को चोरी कर लेता है। उस टाइम अगर स्टार स्क्रीन ने उस अगर रेड एनर्जॉन को शूट करके खत्म नहीं किया होता और अगर वो एनर्जॉन अगर ऑटोबॉट्स को मिल जाता तो यार कुछ ऑटोबॉट से मिलकर सारे डिसेप्टिकॉन को खत्म कर सकते थे। ये इतने पावरफुल हो जाते हैं। चलो थोड़ा ही सही, पर ये हमें रेड एनर्जॉन का यूज तो पता चला कि आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इतने सारे एनर्जॉन्स हमें ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज में देखने को वैसे मिल चुके हैं और भी थोड़े एनर्जॉन थे जो कि हमें इनडायरेक्ट तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज में दिखाया है, जो कि जेड एनर्जॉन हो गया, सुपर एनर्जॉन हो गया। उनको यार मैंने इस लिस्ट में इसलिए नहीं इंक्लूड करा क्योंकि उसको डायरेक्ट तरीके से नहीं दिखाया, उसको इनडायरेक्ट तरीके
तरीके से दिखाया और जेड एनर्जॉन तो बिल्कुल ही हमारा रेड एनर्जॉन जैसा मेरे को लगा। इसलिए मैंने कुछ बेसिक जो मेन वाले एनर्जॉन है वो सारे मैंने इस वीडियो में बता दिए कि आखिर कौन कौन से है। तो मुझे आप लोग कमेंट से पहले बताओ कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और मुझे ये बताना कि आप लोग को सबसे ज्यादा इफेक्टिव एनर्जॉन कौन सा लगता है कि ऑटोबॉट्स के लिए सही होगा। मुझे तो यार रेड एनर्जॉन बहुत ही कमाल का लगा। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ऐसे मैंने और भी ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स के फैन हो तो आप लोग एक बार इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स की वीडियो मिलेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देखना।